बाकी 10 पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में 10 राज्यों में लागू हो गई। तो ये है कि पेशा कानून क्या है और इसका मकसद क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। और संसद में भी सभी जो हमारे लेजिस्लेटिव बॉडी थी उन्होंने भी ये समझा कि ये जो पारंपरिक विरासत है जो सदियों पुरानी है और रूढ़ियों से चलती है, इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। इसीलिए पेशा कानून बना। जो लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, ये पूरे ईसाई समाज के प्रतिनिधि मैं इन्हें नहीं मानती हूँ। ये इनका निजी स्वार्थ है, इनका एक छोटा सा ग्रुप है और ये ग्रुप मिलके हो सकता है किसी बहुत शक्तिशाली संगठन से ही ये नियंत्रित हो रहे हों, उन्हीं से फंडिंग इनको मिल रही है। पेशा नियमावली को सरकार लागू करना चाहती थी, पूर्व की सरकार भी, वर्तमान सरकार भी, लेकिन एक खास लॉबी है जो आपको सुनने में जरूर बड़ा फिल्मी लगेगा और षड्यंत्र टाइप का कुछ एक लगेगा, कोई स्क्रिप्ट की कहानी में बता रही हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। एक खास लॉबी है जो पेशा नियमावली को बहुत ही संगठित और सुनियोजित रूप से बाधित कर रही थी उन सबको लाभ हो। लेकिन जो कुछ विशेष पद है ग्राम सभा के और बहुस्तरीय जो पारंपरिक व्यवस्था है उसके भी विशेष पद हैं, उन पदों में सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं और धार्मिक जिम्मेदारियां भी हैं। क्योंकि हमें ये समझने की जरूरत है कि आदिवासी जो संरचना है, ये जो व्यवस्था है पारंपरिक, ये सेक्युलर व्यवस्था नहीं है कि चुनाव तो जो सक्षम है, शक्तिशाली है वही जीतेंगे। जो गरीब पारंपरिक लोग हैं उनका तो पहुंच ही नहीं है, वो तो कभी जीतेंगे ही नहीं। में काम कर रहे हैं, अगर हमें और अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए और बेहतर अवसर मिल जाए कि हम यही काम और अच्छे तरीके से कर पाएं, तो जरूर हम उसका स्वागत करेंगे। तो ये भविष्य में है, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब से कोविड हुआ है तब से मैंने प्लानिंग करना छोड़ दिया है, क्योंकि प्रकृति और ईश्वर का जो नियम है और जो उनके निर्णय हैं उससे ऊंचा कुछ नहीं। रूढ़ियों और परंपराओं के अनुसार किया जाना है, ये स्पष्ट वर्णन था। तो अगर रूढ़ियों और परंपराओं को हटा दिया गया है, रूढ़ियों को खासकर अगर हटा दिया गया है, तो गठन में तो किसी का भी दावा हो सकता है। लोग आते हैं, अभी ज्यादा पढ़े लिखे हैं और आप कह सकते हैं कि उनको ज्यादा एक्सपोजर भी है। और अभी प्राय ऐसा देखा भी गया है, खूंटी में भी आप पाएंगे कि ग्लैडसन टुमटुम जैसे लोग जो हैं उन्होंने आपका आदर्श और मॉडल ग्राम सभा बनाना शुरू कर दिया है, जो कि बिल्कुल ही परंपरा के विपरीत है। ये लॉबी बहुत ताकतवर है क्योंकि इस लॉबी ने मेरे कार्यकाल में भी अनेक बाधाएं उत्पन्न की। पेशा, झारखंड में पेशा को लेकर कई तरह के पेच रहे। झारखंड में पेशा कानून लागू होने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा, एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी गई। लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया में भी पेशा कानून लटका रहा। लेकिन आज हमारे साथ वो शख्स हैं जिन्होंने झारखंड में पेशा को लागू करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। वो लगातार संघर्षरत रहीं और आज जो पेशा कानून आप हम सबों के बीच देख रहे हैं उनमें इनका अहम योगदान है। हमारे साथ पंचायती राज विभाग की पूर्व निदेशक निशा उरांव है। निशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। निशा जी की मेहनत और इनके लगातार आवाज उठाने के बाद पेशा अधिनियम जो है सो कैबिनेट में पास कर दिया गया। अब पेशा आप लोगों के सामने है, लेकिन पेशा नियमावली जिस तरीके से लागू की गई, क्या वह पेशा की मूल भावना है या पेशा को लेकर जो इतना विवाद है, जहाँ हम हर एक टेक्निकल बारीकी इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पेशा क्या है, जो आम जनता समझ सके। झारखंड के आम जो भोले भाले आदिवासी समाज के लोग हैं, जो बड़े बड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं वो हटाए जाए। एक अनफिल्टर्ड तरीके से हम पेशा आज आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और निशा उरांव जी जो है तो ये पेशा नियमावली जो नई नियमावली आई है उससे क्यों संतुष्ट नहीं है, हम हर एक चीज पे बात करेंगे। पहले हम उनसे बात करते हैं। मैम, पहले तो जो मैम देखिए, क्योंकि झारखंड आदिवासियों मूलवासियों का राज्य है, झारखंड राज्य की जब स्थापना भी हुई तो इसी मुद्दे पे हुई कि अलग झारखंड राज्य आदिवासी मूलवासी लोगों के लिए चाहिए। मैम, पेशा कानून नियमावली जारी कर दी गई है, ठीक है। हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग लगातार नियमावली पढ़ रहे हैं, हम लोगों को भी अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा है। जो बीजेपी के नेता हैं वो कुछ और बोल रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं कुछ और बोल रहे हैं। मैम, पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे पेशा कानून क्या है और इस नियमावली में क्या क्या प्रावधान है। देखिए, पेशा कानून, इसको मैं बहुत ही सरल तरीके से समझाना चाहूँगी
कि जब पंचायती राज व्यवस्था 73rd अमेंडमेंट से पूरे देश में जब लागू हुई, संविधान के 73rd अमेंडमेंट से, तो वो जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र थे वहां पर उसका विस्तार शुरू में नहीं किया गया था। उसके बाद जब पेशा कानून 1996 में जब अधिसूचित हुआ संसद के द्वारा, इसी कानून के माध्यम से ही पंचायती राज व्यवस्था या ये कहिए स्वशासन व्यवस्था बाकी 10 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में 10 राज्यों में लागू हो गई। तो ये है कि पेशा कानून क्या है और इसका मकसद क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। तो ये जो 10 राज्य हैं 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के, ये थोड़े अलग हैं बाकी राज्यों से, क्योंकि यहाँ पे आदिवासी जनजाति समाज की संख्या ज्यादा है। और जो हम स्वशासन समझते हैं आम तौर पे, वो लोकतांत्रिक स्वशासन होता है जो पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति जो आप जानते हैं, जहाँ चुनावी व्यवस्था है। लेकिन एक अलग स्वशासन व्यवस्था भी है जो आदिवासी समाज की पारंपरिक संरचना है, जिसे आप पारंपरिक स्वशासन के रूप में समझ सकते हैं। तो पारंपरिक स्वशासन में चुनावी व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये रूढ़ियों के अनुसार इसका संचालन होता है। तो संविधान के निर्माताओं ने ये समझा, और संसद में भी सभी जो हमारे लेजिस्लेटिव बॉडी थी उन्होंने भी ये समझा कि ये जो पारंपरिक विरासत है जो सदियों पुरानी है और रूढ़ियों से चलती है, इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। इसीलिए पेशा कानून बना, जो कि मूल रूप से जो रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, सांस्कृतिक विरासत है, उसको संरक्षण देती है, और पारंपरिक स्वशासन और जो वर्तमान का जो आधुनिक राज्य कानून है, उन दोनों के बीच तालमेल बिठाने का प्रयास करती है। जी, तो इसका मूल उद्देश्य यही है। मैम, जो पेशा अभी तक झारखंड में लागू नहीं हो पाया था, इसके पीछे आप किन वजहों को देखती हैं? क्या सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी, या क्या वजह थी? आखिर क्या ऐसी परिस्थिति आ गई कि 1996 से 2025 अब 26 में हम लोग हैं, पेशा के लिए झारखंड जूझता रहा, वह राज्य जिसका निर्माण ही आदिवासी मूलवासी लोगों के लिए हुआ। 25 सालों का लंबा इंतजार में क्यों, क्या कारण है? देखिए, मैं अपने व्यक्तिगत विचार जो है प्रस्तुत करूंगी। जी। और मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि मैं 2 साल तक पंचायती राज निदेशक थी और वहाँ मैंने बहुत निजी, बहुत ही नजदीकी से मैंने वहाँ की समस्याओं को पहचाना, अनुभव किया। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी सरकार की इच्छा शक्ति में कमी नहीं थी, बल्कि एक सामान्य प्रक्रिया की तरह पेशा नियमावली को सरकार लागू करना चाहती थी, पूर्व की सरकार भी, वर्तमान सरकार भी। लेकिन एक खास लॉबी है जो आपको सुनने में जरूर बड़ा फिल्मी लगेगा और षड्यंत्र टाइप का कुछ एक लगेगा, कोई स्क्रिप्ट की कहानी में बता रही हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। एक खास लॉबी है जो पेशा नियमावली को बहुत ही संगठित और सुनियोजित रूप से बाधित कर रही थी कई साल से। इनकी मंशा बिल्कुल अलग थी। इनकी मंशा है समाज में आर्थिक और आध्यात्मिक नियंत्रण स्थापित करने की। और पेशा कानून जो है, वो जो रूढ़ियां हैं, जो मूल रूढ़ियां हैं समाज की और धर्म है, उसको संरक्षण देता है। कैसे? क्योंकि पेशा कानून का धारा 4 क है। धारा 4 क ही कहता है कि पेशा कानून संरक्षण देगा समाज की रूढ़िजन्य विधियों को, समाज की रूढ़िजन्य विधियों को, सामाजिक प्रथाएं तथा धार्मिक प्रथाएं, इन सबको संरक्षण देगा। तो आप देखिए क्या है इसमें, कस्टमरी लॉ है, सामाजिक प्रथा और धार्मिक प्रथा भी है। तो इस प्रावधान से कुछ खास लॉबी को विशेष परेशानी थी, और वो लोग पहले तो उन्होंने कई साल तक कोर्ट में उलझा के रखा और तमाम विवादों में उलझा के रखा, जिससे कि समाधान नहीं निकल पाता था। इसीलिए नियमावली गठित होने की प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं बाधित हो गई थी। तो ये उस लॉबी की वजह से है। वो आज भी सक्रिय है, बहुत समय तक तो वो रोकते रहे। कोर्ट में भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि कोर्ट में भी शुरुआत में 2010 से लेके उन्होंने कभी ये नहीं कहा कोर्ट में कि उनको पेशा नियमावली चाहिए। उन्होंने ये कहा कोर्ट में जाकर कि उनको जिला स्वशासी परिषद चाहिए। अब ये क्यों चाहिए, इसे समझने की जरूरत है। देखिए, जो पारंपरिक व्यवस्था है समाज की, आदिवासी समाज की, जनजातियों की, उसमें चुनावी व्यवस्था नहीं है।
वैसे तो ग्राम सभा में सभी धर्म सभी जाति के लोग रहते हैं और सभी इस कानून से लाभान्वित होंगे, उन सबको लाभ होगा। लेकिन जो कुछ विशेष पद हैं ग्राम सभा के और बहुस्तरीय जो पारंपरिक व्यवस्था है उसके भी विशेष पद हैं, उन पदों में सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं और धार्मिक जिम्मेदारियां भी हैं। क्योंकि हमें यह समझने की जरूरत है कि आदिवासी जो संरचना है, ये जो व्यवस्था है पारंपरिक, ये सेक्युलर व्यवस्था नहीं है। इसमें सामाजिक कानून के साथ धार्मिक कानून भी आपस में गहराई से मिले हुए हैं। तो जैसे जो भी पद है उसकी जिम्मेदारी सामाजिक भी है, धार्मिक भी है। तो इसी पूरे जो व्यवस्था था, अब इसमें जो मनोनीत होने का जो प्रावधान है, पारंपरिक प्रावधान है, वो इसलिए है क्योंकि वही लोग चुनकर आए जो रूढ़ियों से आए और जो परंपरा को समझते हो, यानी कि जो विरासत को आगे बढ़ाने में सक्षम हो। लेकिन अगर चुनावी व्यवस्था आ जाती जिला परिषद, जिला स्वशासी परिषद के माध्यम से, तो गैर पारंपरिक लोग भी चुनाव जीतेंगे। बल्कि आप और मैं तो ये समझते हैं, बल्कि पूरी जनता भी समझेगी, दर्शक भी समझेंगे कि चुनाव तो जो सक्षम है, शक्तिशाली है, वही जीतेंगे। जो गरीब पारंपरिक लोग हैं उनका तो पहुंच ही नहीं है, वो तो कभी जीतेंगे ही नहीं। तो जब गैर पारंपरिक पद पे आ जाएंगे चुनाव से जीत के, तो फिर क्या होगा? उनका नियंत्रण हो जाएगा। अब इसका सबसे, मैं आपको जो दो शक्तियां हैं उसकी, ऐसे तो बहुत शक्तियां हैं जिला स्वशासी परिषद की, लेकिन दो खास शक्तियों पे मैं आपका प्रकाश डालना चाहती हूँ। एक उसकी शक्ति है कि जिला स्वशासी परिषद परंपरा पे कानून बना पाएगी। अब आप ये सोचिए कि गैर पारंपरिक सदस्य चुनाव जीत के आते हैं और आदिवासी परंपरा पे कानून बनाते हैं, क्या ये उचित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा भी सोचिए, उनकी ताकत होगी कि वो ग्राम प्रधान का चुनाव कर सके जिला स्वशासी परिषद की। तो गैर पारंपरिक आएंगे और वो गांव के ग्राम प्रधान जो कि पहले परंपरा से आते थे, उनका वो चुनाव करेंगे। तो यानी वो तो सब कंट्रोल करेंगे, सारे ग्राम प्रधान को। पूरी तरह से गांव की ताकत तो शहरों में चली गई है, आप समझ लीजिए। तो क्या ये उचित है? तो ये सब ही सोच के वो चुनाव व्यवस्था लाना चाहते थे। उनका जो निजी, जो भी उनका लक्ष्य था, निजी हित था, इस कारण से लाना चाहते थे। एक तरह से कहिए समाज के ऊपर थोप रहे थे, क्योंकि ये एक तरफा था। समाज को उन्होंने झूठ कहा था कि हम छठी अनुसूची के अनुरूप बहुत ताकत देना चाहते हैं आदिवासी समाज को, इसलिए हम जिला स्वशासी परिषद लाना चाहते हैं। भाई, ताकत तो आप अभी भी दे सकते हैं। जो वर्तमान पारंपरिक व्यवस्था है उनकी ताकत बढ़ा दीजिए। जी, सही बात। उनको स्वतंत्र बनाइए, उन पर डेलीगेशन ऑफ पावर कीजिए। आपको चुनावी व्यवस्था क्यों थोपना चाहते हैं? सही बात है मैम। ये जो नई नियमावली आई है, शुरू में जब ये नियमावली आई तो हम लोग नियमावली पढ़ रहे थे, उसके बाद आपका रिएक्शन का सबको इंतजार था, क्योंकि ये बात तो उतनी ही सत्य है कि ये जो नया पेशा कानून बना उसमें आपकी एक अहम भूमिका रही नियमावली लिखने से लेकर हर एक चीज़ में। लेकिन जो पहला पोस्ट आपका सबसे शॉकिंग था मेरे लिए, वो ये था कि आपने कहा कि जो नियमावली आपके द्वारा दी गई थी उसमें और इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, और इसमें आदिवासी समाज जो पेशा कानून की ताकत है उसको कम करने की कोशिश की गई है। मैम, इस पूरे स्टेटमेंट को आप एलुब्रेट कीजिए, आप समझाइए। क्योंकि देखिए, ये मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि आदिवासी समाज कहीं ना कहीं, ये आप भी मानेंगे, अभी जब हम लोग पलामू, खूंटी जैसे इंटीरियर एरिया में जाते हैं तो अभी भी, क्योंकि झारखंड को बने 25 साल हो गए हैं, लेकिन ना शिक्षा ढंग से पहुंच पाई, ना स्वास्थ्य व्यवस्था ढंग से पहुंच पाई, ना वो लोग अभी इतने जागरूक हो पाए हैं कि हर एक बिंदुओं को जो इतने टेक्निकल पहलू हैं उसे समझ पाए। तो हर एक आदमी अपने हिसाब से उन्हें समझा रहा है। इसलिए मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ कि इन दोनों जो नियमावली आप बता रही हैं कि जो नियमावली आप लोगों की तरफ से दिया गया था और इस नियमावली में क्या मेजर अंतर है? देखिए, सबसे पहले तो जब मैं निदेशक थी उस वक्त भी रूढ़िजन्य विधियों इस शब्द से पर बहुत आपत्ति थी उस खास लॉबी को जी। और जो सामाजिक प्रथा और धार्मिक प्रथा का संरक्षण होना है, इन सारे शब्दों पे आपत्ति थी। तो उस वक्त तो जो है नियम कानून के अनुसार ही हम लोग चलते हुए उनके काफी सारे आपत्तियों को खारिज किया गया था विभाग के द्वारा। लेकिन जब मैंने वर्तमान नियमावली देखी तो मुझे वैसे तो बहुत आभार मैं व्यक्त करना चाहूंगी सरकार का कि ये नियमावली लागू हो गई है, और इसके माध्यम से जरूर बहुत सारी जो शक्तियां हैं जो कागजों में थी वो लोगों के हाथ तक पहुंचेंगी जमीनी स्तर पे, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। तो हम लोग तो इसके लिए बल्कि समाज बहुत आभारी है।
लेकिन साथ ही कई बार क्या होता है कि जब नियमावली लागू होती है तो सरकार के संज्ञान में कुछ छोटी छोटी बातें नहीं रहती हैं। वो मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, समाज का भी सरकार का भी, कि एक एक वर्ड से बहुत बड़ा खेला हो जाता है। जैसे पूरी नियमावली में रूढ़िजन्य विधि और धार्मिक प्रथाओं का जिक्र है, जगह जगह पर है, लेकिन ग्राम सभा के गठन से ही वो शब्द गायब है। जबकि जो नियमावली प्रारूप जो 2023 में प्रकाशित थी और 2024 में विधि विभाग द्वारा स्वीकृत भी थी, उस नियमावली प्रारूप में ग्राम सभा का गठन, उसमें रूढ़ियों और परंपराओं के अनुसार किया जाना है, कार्यकलाप भी रूढ़ियों और परंपराओं के अनुसार किया जाना है, यह स्पष्ट वर्णन था। तो अगर रूढ़ियों और परंपराओं को हटा दिया गया है, रूढ़ियों को खासकर अगर हटा दिया गया है, तो गठन में तो किसी का भी दावा हो सकता है। अभी जब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो पद हैं और जो जिम्मेदारियां हैं, उसमें सामाजिक और धार्मिक दोनों का मिश्रण है जिम्मेदारियों में। तो अब जब किसी भी का गैर पारंपरिक आदिवासी का भी अगर उसमें दावा हो जाएगा, तो ये समाज के पारंपरिक विरासत को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाएगा, क्योंकि वो धार्मिक जिम्मेदारी तो निभाने में सक्षम नहीं होंगे। वो सामाजिक जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा लेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन धार्मिक जिम्मेदारी तो नहीं निभा पाएंगे। जी, सही बात है। ऐसे में तो समाज की जो पारंपरिक विरासत है वो डैमेज होगी उसे। इसी से जुड़ा एक सवाल है, हो सकता है आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। ये जो कानून बनाया गया, तो इसे देखकर कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि जो सरना आदिवासी अब ईसाई धर्म में कन्वर्टेड हो गए हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा पूरी तरह से? कल मैं रिम्स परिसर में था, मैं अतिक्रमण के बाद की स्टोरीज में कवर कर रहा था। वहाँ पे मुझे एक महिला मिली, बहुत बुजुर्ग महिला थी, उनके घर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। तो बोली कि बाबू, जब हम लोग को हर बार आता है, हम लोग को कन्वर्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन हम लोग अपना जो परंपरा है वो कैसे छोड़ दें? तो जो हम लोग के साथ है, वो जो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हुए, वो लोग आगे बढ़ गए, लेकिन हम लोग वहीं के वहीं रह गए। तो इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या नहीं लगता कि इस पेशा कानून में भी, क्योंकि वो लोग अब ज़्यादा सक्षम है, तो ज़्यादा लाभ कन्वर्टेड ईसाइयों को मिलेगा, ना कि सरना आदिवासियों को? देखिए, मैं इसे ये कहना चाहूंगी, इसमें वैसे तो पेशा कानून से धर्म और जाति का संबंध नहीं है। ग्राम सभा में सभी जाति सभी धर्म के लोग रहते हैं और गांव की सशक्तिकरण होगी, सभी धर्म और सभी जाति की सशक्तिकरण होगी, लाभ सभी को मिलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ सीमित बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं पदों की, कुछ विशेष पदों की, जिसकी सामाजिक के साथ साथ धार्मिक जिम्मेदारियां भी हैं। तो उसमें जरूर, चूंकि ईसाई वर्ग से जो लोग आते हैं अभी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हाँ। और आप कह सकते हैं कि उनको ज्यादा एक्सपोजर भी है, और अभी प्राय ऐसा देखा भी गया है, खूंटी में भी आप पाएंगे कि ग्लैडसन टुंगडुंग जैसे लोग जो हैं, हाँ। उन्होंने आपका आदर्श और मॉडल ग्राम सभा बनाना शुरू कर दिया है, हाँ। जो कि बिल्कुल ही परंपरा के विपरीत है। अब देखिए, जो पारंपरिक ग्राम सभा है उसमें आपके पारंपरिक पद होते हैं, आपके कोटवार, पैन भरा, मैं पढ़ा की बात करती हूँ जो उरांव समाज का, उसमें जैसे उदाहरण के लिए आपका पैन भरा, करटाहा, कोटवार, ग्राम प्रधान, पाहन, ये लोग होते हैं। अब उनके आदर्श ग्राम सभा, जो ग्लैडसन टुंगडुंग है, उनके आदर्श ग्राम सभा में आपके उन्होंने सचिव डाल दिया है, कोषाध्यक्ष डाल दिया है, उपाध्यक्ष डाल दिया है। तो ये तो पारंपरिक पद नहीं है। अब इनका उन्होंने मॉडर्नाइजेशन कर दिया है। एक कार्यकारिणी समिति भी उन्होंने आदर्श ग्राम सभा और मॉडल ग्राम सभा में डाल दिया है। मॉडल ग्राम सभा, उसमें कार्यकारिणी समिति भी डाल दिया है पंचायत की तरह। तो उसमें भी, और उनका ये भी दावा है कि ईसाई ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो वो ही इन पदों को संभालें। तो ये मुझे लगता है कि उचित नहीं है। जो पारंपरिक व्यवस्था है उसमें इस तरह की दखल अंदाजी उचित नहीं है, क्योंकि आप सदियों पुरानी पारंपरिक संरचना के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। अगर आपको चुनाव लड़ना है, इस तरह की जिम्मेदारियां आपको निभाने का शौक है, तो आप चुनाव लड़ लीजिए। आपका मुखिया का चुनाव लड़ सकते हैं, वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं, आप पंचायत समिति, जिला परिषद, वो आपके लिए खुला है रास्ता। आपको पारंपरिक संरचना में घुसकर उसमें परंपरा को बदलने का इसमें रुचि क्यों है? तो इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दखल जरूर है। लेकिन मैं कहूंगी कि मेरी कई ईसाई वर्ग के कई लोगों से चर्चा होती है और मुझे ये कहकर खुशी होती है कि बहुत
अधिकांश ईसाई को कोई आपत्ति नहीं है पैसा से, कोई आपत्ति नहीं है, और उनको बाकी अपने सरना समाज के भाइयों के भी संवैधानिक अधिकार मिले, इन पर भी उनको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये कुछ खास लोग हैं और इनके पीछे कुछ इनके आका भी है, मैं कहूंगी, जो इनको फंडिंग कर रहे हैं, जो इनको नियंत्रित कर रहे हैं। ये खास लोग हैं, वही लोग केवल पूरे आप देखेंगे कि मीडिया में छाए रहते हैं, प्रिंट मीडिया या डिजिटल मीडिया में यही लोग छाए रहते हैं और इन्हीं का इंटरव्यू चलता है। और ये उठपटांग अपने ही लिहाज से, अपने ही भाषा में कानून के बिल्कुल तोड़ मोड़ के जो परिभाषा प्रस्तुत करते हैं, समाज के सामने भ्रमित करते हैं लोगों को। कुछ षड्यंत्र का हमेशा कुछ ना कुछ कहानियां बनाते रहते हैं कि ये षड्यंत्रकारी है, पता नहीं, मैं बोलना नहीं चाहूंगी, लेकिन आप तो सुने ही होंगे किस प्रकार की बातें करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है, लेकिन पूरे समाज के प्रतिनिधि वो नहीं है। ये हम और आपको समझना है। ये जो चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, ये पूरे ईसाई समाज के प्रतिनिधि मैं इन्हें नहीं मानती हूँ। ये इनका निजी स्वार्थ है, इनका एक छोटा सा ग्रुप है, और ये ग्रुप मिलके हो सकता है किसी बहुत शक्तिशाली संगठन से ही ये नियंत्रित हो रहे हो, उन्हीं से फंडिंग इनको मिल रही हो। फंडिंग भी आप इनकी देखिए। हाँ बिल्कुल। क्या ये संभव है एक मामूली सा एनजीओ, छोटा सा एनजीओ, उनका इतना फंडिंग हो, इतना शानदार तरीके से वो कार्यक्रम का आयोजन करते हैं मीडिया में, जब वो इतनी बार जा रहे हैं तो उसमें भी फंडिंग की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक षड्यंत्र जरूर है। मैम, इसमें जब मैं पैसा नहीं हुआ खासकर पढ़ रहा था, तो इसमें एक वर्ड जो मुझे थोड़ी सी समझने में दिक्कत हुई कि जिला प्रशासन जो उपायुक्त होंगे, वो जो इस परंपरा से जुड़े लोग हैं, उनकी नियुक्ति का यह जिम्मा उनके कंधों पे रहेगा। तो इस चीज़ को आप क्या देखती हैं? क्या ये इससे इस तरीके से देखा जाए कि ठीक है, पैसा तो है, ग्राम प्रशासन जो लोकल प्रशासन है उसे शक्तियाँ दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे कंट्रोल करने की, इसे बाहर से कोशिश हो सकती है? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकार की मंशा जरूर, और अधिकारियों की मंशा, क्योंकि जो विभाग में अधिकारी हैं उनकी मंशा, उन्होंने ये राह बनाई है, उनकी मंशा जरूर बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उन्होंने एक जो देख के प्रतीत होता है कि उन्होंने पूरे प्रक्रिया को एक दिशा दी है कि किस प्रकार से संगठित तरीके से प्रशासन भी सहयोग करे गांव को, कि वो ग्राम सभा अपना जो है दावा प्रस्तुत कर सके। हालांकि अगर हम सिर्फ प्रशासनिक दृष्टि से देखेंगे तो कई बार चूक हो सकती है, क्योंकि आदिवासी परंपराएं हैं वो बड़ी महीन बातें होती हैं। ये जो अक्सर है, मैं किसी के बारे में नहीं कहती, लेकिन ऐसा अक्सर है कि इसे हर समाज के हर लोग बहुत पारंपरिक की महीन बातें नहीं समझ पाएंगे। तो पहले जो प्रावधान था उसमें था कि गांव का ही, मतलब ग्राम सभा तो राजस्व ग्राम सभा ही अभी पारंपरिक ग्राम सभा है, सीमा मोस्टली। तो अगर फिर भी किसी का ऐसा दावा होता है पारंपरिक ग्राम सभा का, तो वो खुद ही दावा को प्रस्तुत करेगा, पहले जो प्रावधान था, और वो दावा प्रस्तुत होने के बाद वो सूचना पट्टा में लगाया जाएगा जिला उपायुक्त द्वारा, और अगर कोई आपत्ति नहीं आती है एक विशेष समय सीमा तक, तब जो है अधिसूचित हो जाएगा कि हाँ, ये ग्राम सभा है। वर्तमान में क्या है कि एक टीम गठित होगी, जो मुझे लगता है कि जो सरकार की मंशा है कि वो सहयोग करने के लिए कि भाई ये टेक्निकल काम है तो गांव वालों को इससे सहयोग हो जाएगा। लेकिन इससे क्या है कि कहीं ना कहीं थोड़ी डाइल्यूशन की भी संभावनाएं हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मिसयूज ऑफ पावर का डर, मिसयूज ऑफ पावर का डर जरूर है, क्योंकि देखिए ये एक पर्टिकुलर अधिकारी के विवेक पे निर्भर करेगा। सही बात है कि क्योंकि उसकी एक गठित टीम होगी जो कि दौरा करेगी और वो अपने अनुसार से विश्लेषण करेगी कि उनका दावा सही है कि गलत है, और उसमें रूढ़ियां तो हैं ही नहीं। हाँ, तो कुल मिला के आप देख लीजिए, प्रक्रिया में डाइल्यूशन की संभावनाएं हैं। मंशा अच्छी है, लेकिन डाइल्यूशन की संभावनाएं तो जरूर हैं। मैम, आप एक विशेष लॉबी की बात कर रही हैं, क्या वो लॉबी इतना ताकतवर है कि सरकार में भी उस लॉबी का दखल है? ये लॉबी बहुत ताकतवर है, क्योंकि इस लॉबी ने मेरे कार्यकाल में भी अनेक बाधाएं उत्पन्न की, मुझ पर अनेक बाधाएं भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डलवाया। तो ये संभव नहीं है किसी आम नागरिक के लिए कि किसी अधिकारी के सरकारी कार्य में बाधा डाले। तो अगर सरकारी कार्य में बाधा डाला जा रहा है और खुलेआम डाल रहे हैं, तो जरूर
और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन इनके ये छत्र छाया है इनके ऊपर बहुत ही शक्तिशाली लोगों का भी, जो मेरे पास अभी साक्ष्य नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से काफी लोग इस सच को जानते होंगे। नहीं ठीक है मैम, हम लोग समझ रहे हैं उस शक्तिशाली व्यक्ति का नाम हम समझ रहे हैं, लेकिन चलिए क्योंकि आप नाम नहीं ले रही हैं तो इसलिए मेरे लिए भी नाम लेना उचित नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे। अगर कभी भविष्य में बात होगी तो फिर कभी भविष्य में साक्ष्य हुआ तो मैं खुद प्रस्तुत करूंगी। हाँ, तो फिर हम और मैं साक्ष्य की तलाश में हूँ। साक्ष्य मैम एक अंतिम, अब हम इसे अंतिम दिशा में ले जाते हैं। मैम निशा भगत हैं एक नेत्री, आप उनका नाम सुना होगा। उन्होंने डिलिस्टिंग की मांग को लेकर अपना मुंडन करवाया। आप डिलिस्टिंग को झारखंड में आदिवासी परंपराएं हैं जो सरना समाज की, उसे सेव करने के लिए कितना जरूरी समझती हैं? डिलिस्टिंग को देखिए, फिलहाल तो हम रूढ़ियों की बात कर रहे थे। डिलिस्टिंग एक केंद्र सरकार का निर्णय होगा। हाँ जी। और इस विषय में सुप्रीम कोर्ट का पूर्व में आदेश भी आ चुका है, जो कार्तिक बाबा के समय में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। वर्तमान में मैं इतना जरूर कहूंगी कि जो हमारी मूल भावनाएं हैं मिलती जुलती हैं। जो निशा भगत जी कह रही हैं और जो मैं कह रही हूँ, आप देखिएगा मूल भावनाएं एक ही हैं। मूल भावना है कि अपनी रूढ़ियों का संरक्षण करो, अपनी प्रथाओं का संरक्षण करो, सांस्कृतिक विरासत जो कि सदियों पुरानी है, जिसका संविधान भी संरक्षण करना चाह रहा है, देश का सरकार भी संरक्षण करना चाह रहा है, आदिवासी समाज भी उसी के संरक्षण की बात कर रहा है। तो या तो हमारे जैसे लोग कहते हैं रूढ़ियों के आधार पे हो, निशा भगत जैसे लोग कहते हैं डिलिस्टिंग। मूल भावना एक ही है, संरक्षण। और ये भावना कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, इस पे आत्ममंथन की जरूरत है, क्योंकि बहुत हस्तक्षेप है, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है और बहुत ज्यादा दखल है। एक सेइंग है, जियो और जीने दो। अगर इसका पालन किया जाए तो सभी बहुत शांतिपूर्वक अपने अपने घर में अपना अपना जिंदगी का निर्वहन करें। लेकिन दखल बहुत ज्यादा है, भेदभाव है। मैं नहीं कहूंगी सब लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ विशेष लोग हैं जो भेदभाव करते हैं, दखल करते हैं और हमारे परंपरा को भूत पूजा समझते हैं या अंधविश्वास समझते हैं, जिससे हमारी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस लगता है। आप तो सुनते होंगे मीडिया में, कुछ लोग हैं गैर रूढ़िजन्य आदिवासी जो कहते हैं कि आदिवासियों का धर्म का कोई पहचान नहीं होता, उनका नस्ल होता है। तो इस तरह की बातों से आदिवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है और इन्हीं कारणों से डिलिस्टिंग जैसी मांग उठती है, क्योंकि भावनाओं को ठेस पहुंची। तो इसमें आत्ममंथन की जरूरत है। आप उनको ब्लेम कीजिए और हम जैसे लोगों को ब्लेम कीजिए, हम पे दोष डालिए कि हम सांप्रदायिक बात कर रहे हैं, हम समाज को बांट रहे हैं, या आप जैसे लोग खुद आत्ममंथन कीजिए कि क्या ये अपने आप हो रहा है या ये एक रिएक्शन है, ये एक प्रतिक्रिया है। मैं बस इतने ही कहना चाहूंगी। आखिरी सवाल, रामेश्वर उरांव झारखंड के आपके पिताजी, झारखंड के बहुत बड़े नेता, आज भी सुबह उनसे मुलाकात भी हुई जी। उन्होंने एक प्रशासनिक अधिकारी से एक राजनेता तक का सफर तय किया। आप उनकी बेटी हैं, उनकी विरासत को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। तो क्या भविष्य में कोई ऐसी संभावनाएं बन रही है कि निशा उरांव शायद आगे चलकर राजनीति में आपका दखल हो? आपका बहुत अच्छा सवाल है और इसका मैं बहुत सरल तरीके से जवाब देना चाहूंगी, घुमा फिरा के नहीं। देखिए, एक राजनीति भी एक करियर है जी, और जो मैं अभी नौकरी कर रही हूँ बड़ा अच्छी नौकरी है, इसमें बहुत मेहनत करके मैंने पाया है और फिलहाल मेरे नौकरी में मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ और मुझे काफी अवसर भी मिलते रहते हैं कि मैं समाज के लिए काम कर सकूं। तो मैं नौकरी से बहुत खुश हूँ। और लेकिन जो राजनीति है वो भी एक करियर है, बिल्कुल करियर है। और जैसे आप हैं जो कैमरामैन साहब, आप जो कैमरा पकड़े हैं, आप हैं, हम सब बेहतर करियर की तलाश में हमेशा रहते हैं कि हम जिस दिशा में काम कर रहे हैं, अगर हमें और अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए और बेहतर अवसर मिल जाए कि हम यही काम और अच्छे तरीके से कर पाएं, तो जरूर हम उसका स्वागत करेंगे। तो ये भविष्य में है, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब से कोविड हुआ है तब से मैंने प्लानिंग करना छोड़ दिया है, क्योंकि प्रकृति और ईश्वर का जो नियम है और जो उनके निर्णय हैं उससे ऊंचा कुछ नहीं है। इसलिए मैं यही मानती हूँ, जो अदृश्य ईश्वरीय शक्तियां हैं उनका सम्मान करते हुए मैं यही मानती हूँ कि जैसे जैसे रास्ते खुलते जाएंगे उस पे भरना ही धर्म होगा। और पिताजी की जो विरासत की आप बात कर रहे थे, तो मैं ये कहूंगी कि उन्होंने जो योगदान दिया है समाज को, बहुमूल्य योगदान दिया है। और निश्चित रूप से परिवार में मेरे भाई और मैं
हम दोनों चाहेंगे कि हम उनके इस योगदान को समाज के प्रति और मजबूत ही बनाएं। साथ में आदिवासी समाज की भी विरासत है और पढ़े लिखे जो लोग हैं, सक्षम जो लोग हैं, निश्चित रूप से उन पर भी जिम्मेदारी होती है कि सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत को भी पीढ़ियों के लिए, कई पीढ़ियों के लिए भी मजबूत बनाने में अपना योगदान दे सकें। तो ये सब विचार करते हुए फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज इस दिशा में जो भी होगी उन सबका तो डेफिनेटली स्वागत होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।